स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। सावधान, क्योंकि एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसारने लगा है। दुनिया भर से जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। चीन में हम देख रहे हैं किस तरह से बेड के लिए लाइन लगी हुई है मरीजों की, फर्श पर लेटाकर भी मरीजों का इलाज हो रहा है और सड़कों पर रस्सी बांधकर लोगों को ड्रिप चढ़ाई जा रही है। ऐसी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तमाम तस्वीरों ने एक बार फिर भारत सरकार को चेता दिया है। भारत सरकार एक बार फिर अलर्ट मोड पर आ गई है। सभी जगह सावधानियां बरती जा रही हैं और आपको बता दें कि हिंदुस्तान में अब तैयारियां तेजी पर है। सभी जगह समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट्स पर भी सतर्कता बरती जा रही है। खासतौर पर एयरपोर्ट्स पर रैंडम टेस्टिंग अब शुरू कर दी गई है। इस रैंडम टेस्टिंग में तमाम ऐसे देश जहां से कोरोना के सबसे ज़्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं, उन सभी देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर ख़ास तौर पर नज़र रखी जा रही है। और BF7 जो वेरिएंट है, इसको लेकर आंकड़े ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश में अब सरकार लगी हुई है, ताकि कोई चूक ना होने पाए और इस बार कोई परिस्थितियां ऐसी ना बने जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। साफ तौर पर सरकार ने हिदायत दे दी है कि कहीं भी अस्पतालों में बेड की या फिर ऑक्सीजन की दिक्कत इस बार पेश ना आए। इसके अलावा रैंडम टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। वैक्सीनेशन ड्राइव को एक बार फिर तेज करने की बात कही जा रही है कि वैक्सीनेशन ड्राइव और तेज कर दी जाए। तमाम तरीके के दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि आप कोविड उपयुक्त व्यवहार पर जोर दें। हर वक्त कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाएं। आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, ज़रूरत ना हो तो बाहर ना जाएं। इस तरह की तमाम हिदायतें अब दी जा रही हैं और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। जो हालात बने हुए हैं फिलहाल, इस पर किस तरह से हमारे तमाम डॉक्टर्स सोचते हैं और क्या कुछ लोगों को करना चाहिए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर RS बेदी जुड़े हुए हैं, सलाहकार हैं विश्व चिकित्सा संघ के। साथ ही डॉक्टर रेखा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का FM न्यूज़ पर। डॉक्टर बेदी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी। जो आंकड़े हम देख रहे हैं विश्व स्तर पे, वो काफ़ी डराने वाले हैं, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान में ये कहा जा रहा है कि डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर चीन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और उसके बाद में चीन आयात निर्यात रोक नहीं रहा है, क्या भारत सुरक्षित रह पाएगा? देखिए, एक बहुत ही अफसोसजनक ये बात है कि चाइना से कोई भी ऑथेंटिक सोर्सेज से न्यूज नहीं आ रही है और अभी तक हम वेट कर रहे हैं कि WHO भी कोई ऐसी ऑथेंटिक कोई गाइडलाइन जारी करे या इस विषय में कोई हमारे को बताए कि ये इस जो BF.7 वेरिएंट है, इनके क्या क्या लक्षण है, क्या करना है, क्या नहीं करना। मगर मैं समझता हूँ इंडिया बहुत टाइम पे ये ऑलरेडी एक्शन इन्होंने ले लिया है और ये कैलिब्रेटेड अप्रोच, जैसे हम रोज देख रहे हैं कि गाइडलाइन जो है वो जारी की जा रही है, तो कैलिब्रेटेड अप्रोच के साथ ये जैसे जैसे हमें टेस्टिंग और ट्रैकिंग और ये सब जो है वो जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा मालूम पड़ेगा, तो आई एम श्योर कि आगे आके गाइडलाइन में जो है वो तब्दीलियां होती रहेंगी। वी आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड वी आर वेरी साइंटिफिक इन आवर अप्रोच। तो ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है इंडिया की, तभी करके हम मैं समझता हूँ घबराए नहीं हुए, बट ये है कि हमें प्रिकॉशन जो है ये हमें लेने पड़ेंगे लगातार और गवर्नमेंट अपने लेवल पे गाइडलाइन जारी करती रहेगी। अगर पर्सनल प्रोटेक्शन और पब्लिक प्लेसेस की जो प्रोटोकॉल है, इससे बड़ा कोई रामबाण नहीं है। तो मेरी फिर ये बार बार ये लोगों से ये मैं आग्रह करता हूँ कि पर्सनल प्रोटेक्शन आप से शुरू कीजिए, पब्लिक प्लेसेस के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको आप से लागू कीजिए। हाँ, यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीजें जो है
जो कंसर्न्स हैं इंडिया में जो आगे चल के आ सकते हैं अगले 2-3 हफ्तों में, उनको फ्लैग करना चाहता हूँ। चाइना में उन्होंने यंगर पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन शुरू की थी। इंडिया में पहले हमने बुजुर्गों को वैक्सीन शुरू की, बिल्कुल ठीक किया था, और कोमोर्बिड जो पेशेंट है उनमें वैक्सीन लगाई। मगर वो जो देखा गया कि आज 1.5 साल हो गए हैं, तो उन लोगों को वैक्सीन लगे हुए, हमें ये भी देखना है, साइंटिस्ट ने देखना है, डॉक्टर्स ने देखना है कि वो जो इतनी देर हो गई है वैक्सीन, उसका असर आज नए वेरिएंट जो है उसके ऊपर कितना आएगा। ठीक है डॉक्टर रेखा, हमने देखा कि किस तरह से भारत में ओमिक्रॉन को लेकर काफ़ी चर्चाएं थी कि ओमिक्रॉन बहुत ख़तरनाक वेरिएंट है, बहुत तेज़ी से इसका प्रचार प्रसार होता है, बहुत तेज़ी से संक्रमण फैलता है। इसी तरह से BF7 के बारे में कहा जा रहा है कि इसका भी जो संक्रमण है बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत सारे एक संक्रमित व्यक्ति कई लोगों को संक्रमित कर सकता है, लगभग 16 के आसपास का इसका बताया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव है, क्योंकि हम काफ़ी स्लो हो गए थे इस बीच, लोग कोरोना को एक तरह से भूलने लगे थे अब, तो क्या आपको लगता है कि वैक्सीनेशन ड्राइव अब हमें और तेज कर देना चाहिए? नमस्कार आप सभी को, एफएम न्यूज को चर्चा में शामिल करने के लिए। मुझे ओमिक्रॉन वेरिएंट, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कोरोना का ये 4th स्टेज है, चौथी लहर है कोरोना का, और कोरोना को तो भूल ही चुके थे, लेकिन वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेज करना होगा। जो लोग सेकेंड डोज ले चुके हैं वो बूस्टर डोज लें, जो डोज नहीं ले चुके हैं उन्हें डोज लेने के लिए इंस्पायर करना होगा। और जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह सब जो आ रही है वहां से, फॉरेन कंट्रीज से हमारे इंडियंस आ रहे हैं या जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं, सबका एकदम रैंडमली चेक होना चाहिए अच्छे से। उनको 10 डेज आइसोलेशन में रखने के बाद ही उन्हें छोड़ना चाहिए। आई थिंक मेरा ये सजेशन है, और खास करके कोरोना से बचाव जो है वही उसका समाधान है। कोविड उपयुक्त जो व्यवहार। डॉक्टर रेखा, देखिए हमने वैक्सीनेशन हमारा जो था 2 डोज उसकी मेन डोज थी, उसके बाद में प्रिकॉशन डोज आई, लेकिन प्रिकॉशन डोज भी पिछले साल फरवरी मार्च के वक्त से शुरू हो गई थी। उसमें नर्सिंग स्टाफ्स थे, शुरुआती दौर में जो चिकित्सा का जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, जो सुरक्षा कर्मी हैं, इन सभी को दिए गए, उसके बाद बुजुर्गों को दी गई। तो इस तरह से लोगों को प्रिकॉशन डोज लिए हुए भी अब लगभग साल भर होने आया है, और जो खबरें आ रही थी वो ये कहा जा रहा था कि एक डोज 8-9 महीने तक आपको सुरक्षित रख सकती है, आपकी इम्यूनिटी डेवलप कर सकती है। तो क्या इस तरफ भी अब रिसर्च होनी चाहिए कि जिन लोगों ने तीनों डोज ले ली है, बूस्टर डोज भी ले लिया, उनको भी फिर से एक और बूस्टर डोज दी जाए? बिल्कुल, वो तो WHO की गाइडलाइन डिसाइड करेगी कि ये न्यू वेरिएंट BF7 वेरिएंट्स पे ये बूस्टर डोज कितना इफेक्टिव है या नहीं है। क्योंकि अभी जो केसेस है, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि आज का जो केसेस है 3000 प्लस है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में है। खास करके झारखंड की बात करूँ, रांची में ही 22 केसेस है, और ये सारे केसेस के टेस्ट होने, पॉजिटिव होने के बाद इनके रिपोर्ट्स आ रहे हैं, और रिपोर्ट्स के बाद उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट, और वो वैक्सीनेटेड थे या बूस्टर डोज उन्हें लगा था या नहीं, ये सारे डेटा कलेक्ट करने के बाद ही डिसाइड होगा कि वो बूस्टर डोज वेरिएंट वो कितना कारगर साबित हुआ था। ठीक है डॉक्टर बेदी, देखिए ओमिक्रॉन उतना घातक साबित नहीं हुआ था हिंदुस्तान में। हालांकि माना यह गया कि बहुत सारे लोग संक्रमित हुए, लेकिन होम आइसोलेशन से और कुछ बेसिक दवाइयों के जरिए ठीक हो गए थे। इसकी बड़ी वजह ये मानी गई कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करी इंडियंस ने। हर्ड इम्यूनिटी प्लस हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव थी उसको इसका श्रेय दिया गया था। BF7 के मामले में कहा जा रहा है कि वैक्सीनेटेड लोगों को भी इफेक्ट कर सकता है। देखिए, ऐसा है, आपने बहुत ही अच्छी बात की है, हर्ड इम्यूनिटी, और इसको मैं आगे बढ़ाते हुए इसको हाइब्रिड इम्यूनिटी में अब हम जो नया टर्म कॉइन किया है, हाइब्रिड इम्यूनिटी किया है। हर्ड इम्यूनिटी और हाइब्रिड इम्यूनिटी में बेसिक डिफरेंस ये है कि हर्ड इम्यूनिटी सिर्फ इन्फेक्शन के द्वारा सामने आती है, और यहाँ पर हमने वैक्सीनेशन भी बहुत अच्छे परसेंटेज में एटलीस्ट 2 डोजेज जो हैं वो दी गई थी, और बाकी लोगों में ये इन्फेक्शन भी जो है जो नेचुरल इम्यूनिटी प्रदान करती है, और जो वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी से भी ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये दोनों को मिलके कहा यह जा रहा है स्टडीज द्वारा कि 90% से ज्यादा लोगों में ये हाइब्रिड इम्यूनिटी जो है वो सामने आके दिख रही है।
अब जहां तक ये आरएनए वायरस का ताल्लुक है, स्पेनिश फ्लू की अगर हम बात करते हैं, 100 साल पहले आया था, महामारी बहुत ज्यादा उसने की, उसमें मौत की दर भी बहुत ज्यादा थी, बट आस्ते आस्ते देखा ये गया कि जैसे जैसे नए म्यूटेंट्स आते थे वो बढ़ते तो बहुत तेजी से हैं, लोगों को बहुत तेजी से इन्फेक्ट करते हैं, हाँ। मगर उनमें मौत की दर जो है या सीरियसनेस तक जाने की जो परसेंटेज है वो कम है। तो उम्मीद यही की जा रही है, जैसे आपने देखा डेल्टा और ओमिक्रॉन के जो बाकी वेरिएंट्स आए हैं, ये जो BF.7 है ये भी करीब 4-5 महीने से इंडिया में भी आ चुका है। तो अभी टेस्टिंग के दौरान हमें मालूम पड़ेगा कि ये जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ाएंगे कि ये कितनी ज्यादा लोगों में ये संक्रमण जो है ये फैला हुआ है। बट उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे जैसे म्यूटेंट्स आते रहेंगे वो माइल्डर फॉर्म में आते रहेंगे। और दूसरी बात, जहां हम वैक्सीन की बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें इस बारे में देखना पड़ेगा कि ये जो पहले 1.5 साल पहले जो है वो 2 डोजेज लगी, बूस्टर भी बहुत कम लगी क्योंकि वेव कम हो गई थी, तो उसके कारण इम्यूनिटी लेवल जो है वैक्सीन की जो है वो अभी बरकरार है किसी भी ओमिक्रॉन के लिए या इस वेरिएंट के लिए। बट यहाँ पर मैं एक और बात करना चाहूंगा कि इम्यूनिटी के भी कई प्रकार हैं। टी सेल इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी सी जो वैक्सीनेशन बी सेल इम्यूनिटी प्रदान करती है, और जो टी सेल इम्यूनिटी है उसकी प्रोटेक्टिवनेस और मेमोरी जो है वो बहुत तेज और ज्यादा होती है। तो मैं समझता हूँ कि टी सेल इम्यूनिटी और बाकी जो अदर इम्यूनिटी के फैक्टर्स हैं नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा और वैक्सीनेशन के द्वारा, इस वेव में ये हमारे को काम करेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि पर्सनल प्रोटेक्शन को रखिए। हाँ। और अगर आपको माइल्ड इन्फेक्शन होती है तो ये अगेन हाइब्रिड इम्यूनिटी को बढ़ावा देगा। तो अगर माइल्ड इन्फेक्शन हो जाए किसी को और वो सीरियसनेस में ना जाए तो वो हमें इम्यूनिटी प्रदान करके जाएगी, बजाय इसके कि हम हॉस्पिटल में जाएं या सीरियस हों। ठीक है डॉक्टर रेखा, अब पिछली बार हमने देखा था कि ऑक्सीजन की कमी कई जगह देखी गई थी, बेड्स की कमी देखी गई थी। इस बार पहले से ही हिदायतें दे दी गई हैं कि बेड्स की कमी ना हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी ना हो, लेकिन चीन में फिर ऐसा क्या है? चीन में ना तो स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है और चीन एक अच्छा डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। क्या अंतर है कि भारत में हालात काबू में रहते हैं, लेकिन चीन से जो तस्वीरें आती हैं वो बेहद भयावह होती है? चीन, क्योंकि कोरोना की जन्मभूमि ही है चीन, और वहां से ही वायरस जो है म्यूटेशन कर करके अलग अलग वेरिएंट में आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसका जो आउटब्रेक होता है वो चीन में ही होता है। BF.7 वेरिएंट है, वो भी चाइना में ही सबसे पहले अभी आया है। तो वहाँ स्वास्थ्य सुविधा यकीनन बहुत ही दुरुस्त है, लेकिन बहुत ही ज्यादा म्यूटेशन होने के बाद एक पर्सन वो मल्टीपल पर्सन को वो ये इन्फेक्शन कर रहा है, तो फिर तो स्वास्थ्य व्यवस्था, और ज्यादा मैं चाइना के बारे में मैं बता नहीं सकती कि वहाँ किस तरीके के मेडिकल हालात हैं, लेकिन जो तस्वीरें दिखा रही वो भयावह है। डॉक्टर बेदी, हाउ डज इंडिया हैज एन अपर हैंड? कैसे हम बेहतर है इस कोविड से जूझने में, इसको टैकल करने में? क्या प्लस पॉइंट है इंडिया के पास? क्योंकि अगर हम तकनीक की बात करें, मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें, तो चाइना काफी आगे है। चाइना ने पूरा शोध इस पर किया हुआ था, लेकिन फिर भी इंडिया में हालात चाइना से तो काफी बेहतर नजर आते हैं। चाइना ही नहीं, दुनिया के तमाम और देशों से काफी बेहतर नजर आते हैं। हमने पिछले दिनों देखा है कि अमेरिका भी पस्त नजर आ रहा था, लेकिन हिंदुस्तान जुटा हुआ था और कई और देशों की मदद भी की थी। बिल्कुल, देखिए मैं फखर से ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ चाइना की बात ना करें, यूरोप की बात करें और अमेरिका की बात करें, तो उसके मुकाबले में भी इंडिया जो है उसने जो अपनी जो स्ट्रेटजीज बनाई हैं ये ज्यादा कामयाब सिद्ध हुई है। इसमें अगर हम 3-4 बातें अगर हम देखें, तो पहले तो जो वैक्सीन जो हमने प्रोवाइड की है लोगों को, वो वैक्सीन जो है वो माना यह गया है कि प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट है इन द वर्ल्ड। तो इसमें मैं फाइजर को भी शामिल करता हूँ। चाइना से तो ये सिद्ध हो चुका है कि चाइना से की इफेक्टिविटी जो थी वो इंडिया की जो वैक्सीन है उसकी इफेक्टिविटी के 50% भी नहीं थी। दूसरा जो है यहाँ हाइब्रिड इम्यूनिटी या जो हर्ड इम्यूनिटी है वो क्योंकि लॉकडाउन जो है इतना स्ट्रिक्ट नहीं रखा, और उससे हर्ड इम्यूनिटी से जो इम्यूनिटी का लेवल है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि 90% लोग
जो है वो इम्यून हो चुके हैं। तीसरा जो है कि हमने जो एल्डरली पेशेंट्स को पहले उनका ध्यान रखा, कोमॉर्बिड पेशेंट्स को ध्यान रखा जो कि ज्यादा वल्नरेबल थे, तो उनके ध्यान रखने की वजह से वो उनमें मौत की दर बहुत कम हुई। और जो यंगेस्ट पॉपुलेशन थी उनमें देखा गया कि इम्यूनिटी लेवल पहले से ही अच्छे थे, तो उनको ये माइल्ड इन्फेक्शन जो है वो होती रही, वो हर्ड इम्यूनिटी में उसकी सहायता हमें मिली। और इसकी वजह से जो बुजुर्ग लोग हैं और कोमॉर्बिड लोग हैं वो वैक्सीन के द्वारा, और जो यंगर पॉपुलेशन है वो हर्ड इम्यूनिटी और वैक्सीन के द्वारा कुल मिला के 90% जो लोग हैं वो आज जो काफी हद तक प्रोटेक्टेड हैं इस वायरस से। डॉक्टर बेदी, नेजल वैक्सीन के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि इंडिया उन चुनिंदा पहले देशों में से है जहां पर नेजल वैक्सीन को भी हरी झंडी मिल गई है, और अब तो कोविन जो हमारी ऐप है, जो पोर्टल है कोविन, उसमें भी उसको शामिल कर लिया गया है। इसके कुछ फायदे नुकसान किसके, क्या लोगों को इसको लेना शुरू कर देना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, आई थिंक मैं समझता हूँ कि जो बुजुर्ग लोग हैं और जो कोमॉर्बिड लोग हैं उन्हें अपने डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी कि उन्हें क्या जरूरत है ये नेजल वैक्सीन की या दूसरे वैक्सीन की। तो जैसे हमने पहले देखा कि शुरुआती दौर में जब ये वैक्सीन आई थी तो लोगों में एप्रीहेंशन थी इसकी एफिकेसी को लेके, इसके कॉम्प्लिकेशन को लेके, कई तरह की अफवाहें भी जो है वो सामने आई। तो ये वैक्सीन भी जो है ये जो साइंटिफिक लैब्स हैं, जो टेस्टिंग लैब्स हैं, जो एफिकेसी भी देखती हैं, कॉम्प्लिकेशन देखती हैं, इन सारों को देखने के बाद ही इन्होंने रिलीज किया है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने सरकारों पे, अपने साइंटिस्ट पे विश्वास करना चाहिए। जो पहली वैक्सीन है हमारी बहुत अच्छी, उसने जो है ये रिजल्ट्स दिखाए हैं, तो कोई वजह नहीं है कि ये भी वैक्सीन जो है वो अच्छे रिजल्ट नहीं दिखाएगी। ठीक है। डॉक्टर रेखा, प्रेग्नेंट महिलाओं को काफ़ी वल्नरेबल माना जाता है, उनके लिए दवाइयों की भी एक सीमा होती है कि कौन सी दवाई ले सकते हैं। मेरे ख्याल में सिर्फ क्रोसिन के अलावा कोई ख़ास दवाइयाँ लेना अलाउड नहीं होता है, चाहे आपको सर्दी ज़ुकाम हो जाए, चाहे आपको बुखार हो जाए। ऐसे में अब जब दोबारा से कोविड की लहर उठनी शुरू हुई है, हालांकि हम अब बेहद सतर्क नजर आ रहे हैं, सरकार काफ़ी एक्टिव हो गई है, प्रशासन एक्टिव हो गया है, लेकिन ऐसे में प्रेग्नेंट महिलाओं को या फिर जो लोग सोच रहे हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में, क्या उनको सतर्क हो जाना चाहिए? बिल्कुल, प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चे जो होते हैं काफी वल्नरेबल होते हैं। उन्हें ज्यादा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बना के रखने की जरूरत है। माइल्ड से माइल्ड सिम्टम्स जो भी आ रहे हैं, गले में सोर थ्रोट हो या ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो या माइनर से माइनर सिम्टम्स को एकदम टेक केयर करना चाहिए और फिर डॉक्टर से सलाह लें। और इस तरीके की जो भी वैक्सीन आ रही है, अभी वैक्सीन, नेजल वैक्सीन के बारे में मैं कह नहीं सकती कि अभी वो, क्योंकि उसके लिए गाइडलाइंस अभी जारी नहीं हुई कि प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चों को भी दी जानी चाहिए या नहीं। और ये भी अभी उसके लिए गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन हाँ, माइनर से माइनर सिम्टम्स के लिए अवेयर होने की आवश्यकता है प्रेग्नेंट वुमेन को। तो क्या शुरुआत में काफ़ी मिथ्स थे वैक्सीन और प्रेगनेंसी को लेकर कि आप वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, दूध-मुहे बच्चे हैं, उनको वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है एक बार फिर से जब हम कोरोना की बात कर रहे हैं तो हमें दर्शकों को याद दिला देना चाहिए कि किन बातों का उनको ख्याल रखना है। तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो अपने बच्चों को अभी भी स्तनपान कराती हैं, जिनके बच्चे दूध-मुहे हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं? वैक्सीन लैक्टेटिंग मदर्स को तो फिलहाल नहीं लेना चाहिए। आफ्टर 6 मंथ आपका हो जाता है लैक्टेशन पीरियड का, उसके बाद ही वैक्सीन लेना चाहिए। प्रेगनेंसी की भी कैटेगरी होती है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी या लो रिस्क प्रेगनेंसी है, इस पर भी डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यानी तो ये डिपेंड करता है। एक बार अपने जो भी आपकी गायनी है, जिन डॉक्टर को आप कंसल्ट कर रहे हैं, उनकी राय लेकर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। कोरोना का भी ख्याल रखें और अपनी सेहत का, अपने बच्चों की सेहत का भी बहुत ख्याल रखें। ठीक है, समय खत्म हो रहा है हमारे पास। डॉक्टर बेदी, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी सर। देखिए, जो जैसे मैंने पहले कहा कि सरकार अपना काम कर रही है, वो विफल हो जाएंगे सारे प्रयास अगर हम अपनी प्रोटेक्शन खुद नहीं करेंगे। तो अच्छे तरीके से मास्क पहनना, 3 प्लाई का मास्क, N95 का मास्क होना चाहिए। मास्क पूरी तरह से
मुंह को ढका होना चाहिए, सांस जो है उसका आदान प्रदान जो है वो मास्क के थ्रू होना चाहिए, नाक से सरका के मास्क नहीं पहनना चाहिए। प्रॉपर मास्किंग जो है बहुत जरूरी है और पब्लिक प्लेसेस में जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको आज ही लागू करें। वैक्सीन की चिंता करना आप छोड़ दें, अगली गाइडलाइन जैसे जैसे जारी करेंगी गवर्नमेंट उसको आप अपनाते रहें। पर आज के दिन अगर आप मास्क ठीक से पहनते हैं और अपना पब्लिक प्लेसेस पे जो प्रोटोकॉल है उनको आप अपनाते हैं तो आप और अपने जो परिवार वाले और सगे संबंधियों को आप इससे बचा सकोगे। इससे बड़ा कोई हथियार और सिंपल जो तरीका है इस महामारी से बचने के लिए और कोई नहीं है। मेरी आपके द्वारा ये बार बार ये लगातार ये प्रार्थना है कि इन दोनों चीजों को अपनाइए और अपने आप को अगली महामारी से बचाइए। ठीक है डॉक्टर रेखा, आपका फाइनल कमेंट मैम। मेरा फाइनल कमेंट्स बस इतना ही है कि अगर माइल्ड से माइल्ड सिम्टम्स भी अगर पेशेंट को आ रहे हैं तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाए, खुद को आइसोलेट करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें और जितना से ज्यादा हाथ धोए, हैंड सैनिटाइज करें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। जितने अपने आप को आप खुद सुरक्षित करते हैं तो आप दूसरों को भी सुरक्षित करते हैं। और 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। और कोविड का जो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं इससे एकदम अवेयर होने की जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बेदी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर रेखा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद FM न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो चीन, जापान, अमेरिका, तमाम देशों से जो तस्वीरें आ रही हैं काफ़ी डराने वाली हैं। ख़ास तौर पर इस बार जापान में मौतों की संख्या ज़्यादा नज़र आ रही है। ऐसे में भारत सतर्क हो गया है, सावधान हो गया है, तमाम गाइडलाइंस जारी कर ली गई हैं और इन गाइडलाइंस का पालन होना भी शुरू हो चुका है। साथ ही हिदायत दे दी गई है कि जो भी यात्री विदेशों से आ रहे हैं उनका भी ख्याल किया जाए, उनका भी वहाँ पर रैंडम टेस्टिंग की जाए। साथ ही अगर सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत उन्हें क्वारंटाइन कर दिए जाए। इन्हीं गाइडलाइंस का पालन करते हुए बिना पैनिक किए एक बार फिर हिंदुस्तान को मुस्तैद हो जाना है, कोरोना से लड़ना है, एक बार फिर कोरोना को हराना है। बहरहाल फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।